Good evening, all of you. Good evening, all. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Dimple. Good evening, Pragati, Vedanti. Good evening, Sujal. Good evening, Prachi, Shrutika. Very good evening, all. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे जो इकोलॉजी से रिलेटेड जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखे थे, ओके, मीन्स इकोसिस्टम हम लोगों का चल रहा था। तो सबसे पहले बेटा इकोसिस्टम का जो एनसीईआरटी रिव्यू है, पीपीटी, ये वाला पोर्शन कल पीपीटी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पोर्शन जो है एक बार देख लेते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग आज एक न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे, मीन्स ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे रिस्पॉन्स करो, क्या आप लोगों ने पढ़ लिए हो? सारा कुछ ओके है? हेलो, समझ में आ गया सारी चीजें? नेहा का क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है, सेम प्रॉब्लम बेटा, लॉग इन करके ज्वाइन करने के लिए कहो उसे, मैसेज किया था मैंने, थोड़ा बाकी है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? जिसका क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है उसे बोलो कि लॉग इन करो और उसके बाद ज्वाइन करो। तेजस्विनी बेटा एक काम करो, आज आप मुझे 7:30 के बाद कॉल करो, मैं आपको चेक करके बताता हूँ, यदि नहीं रहा तो मैं अपलोड करता हूँ या फिर आपको स्पेशल लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बेटा तेजस्विनी? चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले इकोलॉजिकल सक्सेशन, जैसे कि कल हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, तो एक बार हम लोग वो रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलो तो देखिए बेटा, कल हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन जो स्टडी किए थे, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम लोगों ने कौन सा पार्ट, इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया था। ओके, हाँ, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हम लोग देख रहे थे। और इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम लोगों ने कल जो पार्ट स्टडी किए थे, मींस यहाँ पे हम लोग ओके, चलो तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आया था, सॉल्व हो गया। कंटिन्यू कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पे अभी हम लोग जो है इकोलॉजिकल सक्सेशन का स्टडी कर रहे हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन मींस एक स्पेशल कोई भी एक कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी का कन्वर्सन, कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन चेंज हो रहा है, और एक बायोटिक कम्युनिटी जो है एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज होती है। तो इस तरह से कम्युनिटी का चेंज होना, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस डायग्राम में देखिए बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी एक रॉक है जहाँ पे किसी भी टाइप का फर्टाइल लैंड प्रेजेंट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइकेन जो है ये ग्रो किया, एसिड सिक्रेशन की वजह से वेदरिंग ऑफ रॉक हुआ, जिससे सोयल का फॉर्मेशन हुआ। सोयल का फॉर्मेशन होने की वजह से फाइनली यहाँ पे सोयल का फर्टिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और इस तरह से एक ट्री जो है और कंप्लीट एक फॉरेस्ट का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो फॉरेस्ट का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। तो एक बायोटिक कम्युनिटी से क्लाइमेक्स कम्युनिटी का कन्वर्सन ये कहलाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, तो यहाँ पे जो भी स्पीसीज है कॉलोनाइज हो रहा है, कुछ डिसअपियर भी होगा,
और कुछ न्यू वहां पे स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस एक सीक्वेंस में हो रहा है बेटा, और एक सक्सेसिव चेंज यहाँ पे जो देखने को मिलेगा। तो इसमें बीच में कुछ स्टेजेस आएंगी, इस स्टेज को सेरल स्टेज या फिर सेरे कहते हैं। ओके, और इस टाइप की जो बीच की इंटरमीडिएट जो कम्युनिटी होती है वो सेरल कम्युनिटी कहलाती है। तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज जो कि बैरर एरिया में प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे जो कम्युनिटी या जो स्पीसीज होंगी उस स्पीसीज को पॉइनियर स्पीसीज कहते हैं। और पॉइनियर के बाद फाइनली लास्ट वाला जो स्पीसीज या कम्युनिटी जो होता है वो क्या कहलाता है, क्लाइमेक्स। पढ़े थे कल हम लोगों ने। और बीच का स्टेज हो गया सेरल स्टेज, पहले का स्पीसीज पॉइनियर स्टेज कम्युनिटी या स्पीसीज, और लास्ट में आएगा वो क्या कहलाता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये हम लोगों ने देखे थे बेटा लास्ट लेक्चर में, याद आ रहे हैं आप लोगों को। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने सक्सेशन देखे थे उसके हम लोगों ने टाइप्स भी देखे थे। तो पहली चीज तो जो सक्सेसिव सेरल स्टेज है जो इसमें चेंज हो रहा है, तो चेंज क्या बेटा, स्पीसीज की डाइवर्सिटी चेंज हो सकती है, नंबर जो स्पीसीज का है वो भी इंक्रीज हो सकता है, ऑर्गेनिजम्स का नंबर या फिर टोटल बायोमास जो है ये भी इंक्रीज हो सकता है। तो आज के टाइम पे जो प्रेजेंट डे कम्युनिटी है यदि हम देखें, तो यहाँ पे जो सक्सेशन जो है ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए मिलियन ऑफ ईयर जो है यहाँ पे लगते हैं। ओके, सक्सेशन और इवोल्यूशन दोनों भी एक पैरेलल प्रोसेस होता है, और सक्सेशन जनरली टू टाइप का होता है, एक तो प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा आता है सेकेंडरी सक्सेशन। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन के डिफरेंस भी देखे थे। प्राइमरी सक्सेशन मींस कौन सा बेटा, जब क्या है, बेयर रॉक्स, जहां पे कोई भी यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पहले लाइकेन ग्रो किया। लाइकेन ग्रो किया मींस यहाँ पे लाइकेन ग्रो करने के बाद मतलब ये जो इस तरह से एक न्यू लाइफ जब यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो इस सक्सेशन को प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। और जब सब कुछ तबाह हो गया और उसके बाद फिर से एक न्यू लाइफ जब ग्रो हो रही है, तो वो जो नेक्स्ट सक्सेशन आएगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी में देखो बैरर रॉक है, लाइकेन ग्रो किया, फिर स्मॉल एनुअल प्लांट्स, फिर उसके बाद ग्रासेस रहेंगे एनुअल एंड पेरिनियल, फिर श्रब, और फाइनली उसके बाद ट्री जो है यहाँ पे डेवलप हो गया, जो कि एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। बीच में इंटरमीडिएट स्पीसीज आएंगी और उसके पहले पॉइनियर स्पीसीज आएगी। तो शुरुआती दौर पे किसी भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। फॉर एग्जांपल न्यूली कोल्डेड लावा की हम बात करें, बैरर रॉक की हम बात कर सकते हैं, न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड्स या फिर रिजर्वायर जो हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है जहां पर क्या है, सक्सेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो सक्सेशन हो रहा है वो प्राइमरी सक्सेशन कहलाएगा। फिर धीरे धीरे स्टेब्लिश हुआ बायोटिक कम्युनिटी का, और फाइनली जो सॉइल है, लैंड जो है वो फर्टाइल हो गया, ठीक है। और प्राइमरी सक्सेशन का टाइम जो होता है बहुत स्लो, धीरे 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 होता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो क्या रहेगा, सेकेंडरी सक्सेशन। देखो जंगल में आग लग गई होंगी, ठीक है, बर्न हो गया है या फिर कट हो गया है फॉरेस्ट, ठीक है, लैंड्स फ्लडेड हो गई है, या फिर कुछ भी हो सकता है, फॉर्म लैंड्स जो है क्या है, अबांडेंट हो गई है। तो यहाँ पे जब कुछ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, किसी कारण से कंप्लीटली इसका लॉस्ट हो गया। लॉस्ट होने के बाद सॉइल में सेडिमेंट प्रेजेंट है बेटा, और ऑलरेडी यहाँ पे जो लैंड है फर्टाइल लैंड है, तो ये जो सक्सेशन है बहुत फास्ट होगा एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्पीसीज जो इन्वेड हो रही है, एक तो नेचर ऑफ सोयल इस पर और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इस पर डिपेंड करेगा, और ये जो सक्सेशन होता है बहुत ही ज्यादा कैसे होगा बेटा, फास्ट होगा। ओके, तो मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को समझाया था कल, जिसमें हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन का एक पार्ट, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम्स में भी देख रहे हो, कोई भी एक वेजिटेशन इफेक्ट जो होता है इसमें किस तरह से चेंजेस आ रहा है, ठीक है, और जो नंबर या फिर टाइप्स ऑफ एनिमल्स या डिकम्पोजर्स, ये सारे सक्सेशन के लिए बहुत मायने देते हैं, डिपेंड करते हैं ये सारे। तो इसमें हम नेचुरल या फिर ह्यूमन का डिस्टर्बेंस भी यदि हम देखें, तो जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, साथ ही साथ फायर हो गया, तो इसकी वजह से जो कन्वर्सन हो रहा है किस चीज का बेटा, पर्टिकुलर एक सेरल स्टेज में, ठीक है, पहले जो अर्लियर स्टेज थी उसके बाद वहां पे एक सेरल स्टेज, तो इस तरह से एक न्यू कंडीशन वहां पर फॉर्म होंगी, ठीक है, जिसमें या तो कुछ स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ डिस्करेज हो जाएगा, और कुछ न्यू स्पीसीज वहां पे क्या होगी,
फॉर्म भी होगी। तो इस तरह से वहां पे चेंजेस आ रहा है। तो सक्सेशन के टाइप्स देखे थे हमने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स, हैबिटेट, या तो वाटर में हो रहा है तो वाटर बॉडीज में यदि सक्सेशन होगा तो उसे हाई डार्क सक्सेशन कहते हैं, और ड्राई कंडीशन में जब सक्सेशन होता है तो उसे जेरार्क सक्सेशन कहते हैं। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग तो हाइडार्क सक्सेशन, जो कि वेटर एरिया में जो कि प्रोग्रेस जो हो रहा है हाइड्रिक टू मेजिक कंडीशन। कल मैंने मेजिक कंडीशन आपको बताया था। एज इट इज सिमिलर, यदि ड्राई प्लेस में यदि कोई सक्सेशन हो रहा है तो ये जेरिक से ये भी मेजिक कंडीशन ही फॉर्म होगी, मतलब ना तो ज्यादा ड्राई रहेगी और ना ही ज्यादा वेट कंडीशन रहेगी। दोनों भी सक्सेशन में सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, मतलब मीडियम वाटर कंडीशन वहां पे प्रेजेंट होती है, और इस तरह की मैजिक कंडीशन जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वहां पे देखने को मिलती है। ओके, समझ में आ गया ये वाला पोर्शन। फिर इसके बाद प्राइमरी सक्सेशन हमने रॉक पे कैसे होता है ये हमने देखे थे। जैसे जेरोफाइटिक हैबिटेट हम कहते हैं, जहाँ पे लाइकेन जो रहेगी पॉयनियर स्पीसीज रहेगी, जो सिक्रेट कर रहा है एसिड, जिससे डिजॉल्व होगा रॉक, और फाइनली हेल्प करेगा वेदरिंग, और जिससे होगा सोयल का फॉर्मेशन। और लाइकेन जो कि पायनियर स्पीसीज है, इसके बीच इंटरमीडिएट स्पीसीज आ रही है, और फाइनली एक फॉरेस्ट जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, जो एक स्टेबल रहेगा एनवायरनमेंट में और ये अनचेंज नहीं होता है। तो लाइकेन जो कि पायनियर है, स्मॉल प्लांट ब्रायोफाइट्स यहाँ पे ग्रो किए, और स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल यहाँ पे जो है उसको नीड थी। लेकिन बिगर प्लांट जिसको ज्यादा सॉइल थी, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन होने के बाद फाइनली फॉरेस्ट को ग्रोथ करने के लिए जो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो सारा यहाँ पर अभी डेवलप हो जाएगा, और इस तरह से एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया इतना पार्ट। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए क्या चीज, प्राइमरी सक्सेशन, जिसमें देखो हम एक पॉन्ड इकोसिस्टम की हम बात करते हैं। न्यूली एक पॉन्ड जो है जब फॉर्म हुआ तो यहाँ पे सक्सेशन कैसे हो रहा है। तो पहली चीज तो देखिए यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन आए, फाइटोप्लैंक्टन, इससे फिर सबमर्ज प्लांट आएगा। सबमर्ज प्लांट जो है देखो फाइटोप्लैंक्टन थे, फिर यहाँ पे सबमर्ज प्लांट ग्रो किए। कल मैंने बोर्ड पे ये सारी चीजें समझाया हूँ बेटा। लास्ट लेक्चर एक बार आप लोगों को देखना पड़ेगा इस कंसेप्ट को समझने के लिए, तो लास्ट लेक्चर को रिवाइज कीजिए बेटा, और फिर इस लेक्चर को देखिए तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आज का लेक्चर टोटल पिक्चर पर बेस्ड है, पिक्चराइजेशन लेक्चर है। ओके, तो देखिए प्राइमरी सक्सेशन वाटर में कैसे होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे पॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें किसी भी टाइप का ग्रोथ या कोई लाइफ नहीं है। धीरे धीरे वहां पे क्या है, प्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स एंड जूप्लैंक्टॉन्स आएंगे। उसके बाद फिर जब उनका डेथ होता है तो यहाँ पे जो बॉटम जो होता है, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मैटर डिपोजिट होगा, जो कि सबमर्ज प्लांट को ग्रोथ करने के लिए मिल गया। जब ये ग्रो करते हैं तो इनका भी जब डेथ होता है तो और ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता है, तो फ्री फ्लोटिंग प्लांट जो है, कुछ इस तरह के प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें तो फ्लोटिंग प्लांट थे, साथ ही साथ आगे चल के फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज आ जाएगी। फिर इसमें क्या होगा, कुछ और इनका जब डेथ होता है और जब ये डिपॉजिट होते हैं तो मड फॉर्म हो जाता है, और कुछ प्लांट जो है एम्फीबियन वाले होते हैं, जो कि आधे पानी में रहते हैं और आधे बाहर रहते हैं, मीन्स जिसे रेड स्वैम्प स्टेज कहते हैं, एम्फीबियन स्टेज। फिर इसी के बाद वाटर का जब लॉस होता है तो वाटर का लॉस होने की वजह से मार्स मेडो स्टेज आ जाती है। देखो यहाँ पे कितना सारा पानी था, और यहाँ पे पानी कम, और यहाँ पे टोटली वाटर लॉस्ट हो गया। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहा भी होगा, बट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और इस तरह से फाइनली स्क्रब स्टेज, और फाइनली एक फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो गया। तो फाइटोप्लैंक्टन पॉइनियर स्पीसीज थी, रूटेड सबमर्ज प्लांट थे, फिर फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म आए, फिर फ्री फ्लोटिंग प्लांट आए, रेड स्वैम्प आए, मार्स मेडो स्टेज आई, स्क्रब, और उसके बाद फिर होता है फाइनली ट्री। ठीक है, यहाँ पे वुड वाले जो प्लांट है ये ज्यादातर ग्रो करेंगे, और इस तरह से एक ट्री के हेल्प से फाइनली यहाँ पर एक फॉरेस्ट जो है ये डेवलप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा सारा पोर्शन जो है वाटर बॉडी में हो रहा था, लेकिन वाटर बॉडी कन्वर्ट हो गया किसमें, लैंड में। ठीक है, तो सिर्फ वाटर बॉडी का ही कन्वर्सन नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मींस प्लांट जो है उसका भी डेवलपमेंट हो रहा है, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट, उसका यहाँ पर डेवलपमेंट हो गया। समझ गए, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे समझे थे।
इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि कल हम लोग देख रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ गया था जिसकी वजह से हम लोग देख नहीं पाए थे, तो अभी वो हम देख लेते हैं, जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल सर्विसेज। तो इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग रिस्पॉन्स कर देंगे कि आप लोग क्लास में हैं, मेरा प्रॉपर आवाज आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही है। इफ यस तो हम आगे बढ़ते हैं, नो तो कुछ पार्ट में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलो, सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं मुझे। 59 स्टूडेंट आज क्लास में हैं, सारी चीजें ओके हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, समझ में आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम लोग देखेंगे, और इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है ये हम देखेंगे। देखो बेटा, इकोसिस्टम सर्विस की यदि हम बात करें तो इकोसिस्टम जो है हमेशा हमें एक सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इकोसिस्टम जो है हमें एक सर्विस जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो सर्विस जो हमें प्रोवाइड हो रही है तो ये हमारे लिए किस तरह से क्या कर रहा है वो हम देखेंगे। कलर्स बेटा, चैट जो है आप मुझे कौन से साइड में करोगे, आउटपुट है को होस्ट में ही करना बेटा। अभी ये परमानेंट को होस्ट कर दिया हूं मैंने आप लोगों के लिए, ठीक, को होस्ट में ही चैट करना है। को होस्ट मेरा आउटपुट फोल्डर है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस मेरा को होस्ट है। आप चाहो तो मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ फॉर चैट के लिए, ठीक है, रीनेम हो गया यहाँ पर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेटा, कभी आपने, देखिए क्या होता है, जो चीज़ हमको फ्री में मिलती है ना उसका हमें वैल्यू नहीं होता, कभी भी फ्री की वैल्यू नहीं होती। आप जानते हो, ये इतने बड़े बड़े जो आपको ट्री जो दिख रहे हैं, प्लांट्स जो दिख रहे हैं, ये आपको फ्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं क्या चीज़ है वो मालूम? ऑक्सीजन। आपके एयर को ये प्यूरिफाई कर रहे हैं, और ये एयर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, बट हमें इस ऑक्सीजन का कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो तब पता चलती है हमें जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, और उस हॉस्पिटल में जाने के बाद हमको उस ऑक्सीजन का जब चार्ज पे करना पड़ता है। आप देखिए, किसी भी एक हॉस्पिटल में एक दिन का जो हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन का जो खर्चा आता है, कई लाख रुपए जो है वहां पे पेशेंट अपना वहां पे क्या है उस ऑक्सीजन के बदले दे देते हैं, ठीक है, वो जो ऑक्सीजन जो हमें हॉस्पिटल से मिल रही है, ठीक है, वहां पे हमें उसकी वैल्यू समझ में आती है। लेकिन क्या आपने सोचे यहाँ पर ये जो नेचर हमें जो प्रोवाइड कर रहा है, ये इकोसिस्टम की एक सर्विस है, और उसका हमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसका एक्चुअल कितना कॉस्ट है हम ये बता नहीं सकते कि इसका कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो यही चीज बेटा एनसीईआरटी हमें समझाना चाह रहा है कि इकोसिस्टम की सर्विस जो है सिर्फ वाटर और एयर को प्यूरिफाई करना ही नहीं है बेटा, ठीक है। हमारा फॉरेस्ट को हेल्दी बनाना, जो भी इकोसिस्टम के जो प्रोडक्ट है जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो इकोसिस्टम सर्विस कहला रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें फ्लड से बचाता है, ड्रॉट से बचाता है, न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो रहा है, फर्टाइल सॉइल हमें मिलती है रेडीमेड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हमें प्रोवाइड करता है, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रख रहा है, क्रॉप के पॉलिनेशन में हेल्प करता है। यदि पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा और न्यू प्लांट फिर से नहीं बनेंगे, सीड नहीं रहा तो हमको फूड भी नहीं मिल पाएगा, समझे। तो पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ बेटा जो भी कार्बन है उसको स्टोर करने के लिए एक स्पेशल साइट हमें जो है प्रोवाइड कर रहा है, समझ गए। इसी के साथ साथ बेटा हमारा जो कल्चरल, स्पिरिचुअल और एस्थेटिक वैल्यू भी जो है, ये सारी वैल्यू जो है बेटा एक इकोसिस्टम सर्विस की है। और इतने सारे इसका यदि आप एक्चुअल एस्टिमेट निकाले कि इसका कॉस्ट कितना होगा, तो हम इसका कॉस्ट नहीं पे कर सकते, रियलिटी में हम इसका कॉस्ट पे नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट है हमारे, ठीक है, यूएस के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक एस्टिमेट निकाला है, जिनका नाम है रॉबर्ट कॉस्टेंजा, और उनके कलीग्स ने थोड़ा सा सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उन्होंने इसका जो है प्राइस टैग जो है ये हमें बताए। तो रिसर्चर ने जब यहाँ पे सर्वे किए और सर्वे करने के बाद फाइनली यहाँ पे जो प्राइस टैग बताए 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर एक साल का इकोसिस्टम के जो फंक्शंस हमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका है, जो कि हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है जीएनपी यूएस का 18 ट्रिलियन डॉलर है, इसका ये डबल वैल्यू है बेटा जो हमारे
वर्ड का भी नहीं है, समझे? इतना कॉस्ट जो है इकोसिस्टम सर्विस का है, जो हमको फ्री में मिल रहा है, और उसके बदले आपको सिर्फ एक ट्री जो है ये लगाने के लिए कहा जाए और उसकी थोड़ी सी देखभाल करने के लिए कहा जाए तो भी हम नहीं करते। लेकिन यदि यहाँ पे कंडीशन आ गई और नेचर ने हमें ये कह दिया ना कि अब तो तुम्हें ऑक्सीजन तब ही मिलेगी, अब तो तुम्हें फूड तब ही मिलेगा जब तुम मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन इकोसिस्टम कभी भी ऐसा नहीं करता है। आप उसका अच्छा करे या बुरा करे, वो अपना काम करे जा रहा है। आप खुद सोचिए, आपने कभी भी किसी की थोड़ी सी हेल्प कर दी तो बदले में डिमांड करते कि वो भी आपके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपके लिए कितनी मदद हो रही है, बदले में ये डिमांड नहीं कर रहा बेटा। नेचर हमसे कभी डिमांड नहीं करती कि बदले में हमें कुछ चाहिए। ओके, तो इसका जो कॉस्ट यदि हम देखें सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट का, तो ये 50% टोटल कॉस्ट है, ठीक है? इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अदर सर्विसेज देखिए, ठीक है? न्यूट्रिएंट साइकिल कह लो या फिर जो भी एस्टिमेट कॉस्ट रेगुलेशन जो होता है हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये सब का मिलाए तो इतना ज्यादा जो कॉस्ट है हम पे नहीं कर सकते, ठीक है? यही इकोसिस्टम सर्विस में हमको ये बताया जा रहा है। एग्जाम में तो इतना सारा नहीं पूछा जाएगा, आप सिर्फ ये याद रखिए रॉबर्ट कॉस्टेंजा उसने कितना एस्टिमेट दिया है, साथ ही साथ जीएनपी का कितना है, वो जीएनपी कितनी है, और उसके साथ इकोसिस्टम सर्विस जो है हमें जो है ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं कहाँ कहाँ पर क्या क्या जो है प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? क्लियर हुआ सारा पार्ट? इफ यस तो हम आगे का नेक्स्ट पोर्शन जो है वो अभी हम स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट पोर्शन जो है मींस नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक मींस न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर मींस ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आज के इस सेशन में हम लोगों को स्टार्ट करना है। आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा इसका, ठीक है? और ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पे सबसे पहले इकोलॉजी क्या होती है ये हम लोग देखेंगे। इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे सारे चीज़ें जो है और सारे टर्म्स जो है इस पार्ट को समझेंगे। तो ये वाला पार्ट पहले हम थोड़ा सा बोर्ड पे देखते हैं, और उसके बाद फिर हम वापस से अपने इसी स्लाइड पे फिर से आएंगे। तो रिस्पॉन्स कर दो जल्दी से, मैं आपको अभी प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूँ, सारी चीज़ें ओके हैं? इफ यस तो हम कंटिन्यू करेंगे आज का हमारा सेशन। चलो ग्रेट, चलो सभी के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है बेटा, बैकग्राउंड सही है, लाइट का शाइनिंग तो नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज ओके। चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो है, तो पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो इसमें हम जो कंसेप्ट जो समझ रहे हैं, ठीक है, जो भी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें जो है हम देखेंगे इकोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले तो इकोलॉजी टर्म जो है वो किसने क्वाइन किया था, क्योंकि ये जो है हम इकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, ये इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म क्या है और पॉपुलेशन क्या है, इसको समझने के पहले इकोलॉजी एक्चुअली होती क्या है, इस टर्म को किसने दिया है, इसके फादर क्या है, कौन है, ये सारे हम लोगों को कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि जनरली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो देखो बेटा, इकोलॉजी टर्म जो क्वाइन किया है, ठीक है, इकोलॉजी टर्म जो है हैकल एक साइंटिस्ट है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी टर्म जो है ये क्वाइन किया। पहली चीज तो ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, इसके बाद इकोलॉजी, इसके फादर हम देखते हैं, तो फादर में हम दो चीज देखेंगे बेटा, इकोलॉजी के एक्चुअल जो फादर है वो, और उसी के साथ साथ इकोलॉजी के इंडियन फादर। इंडियन फादर जो है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, ये तो सभी लोगों को याद होगा, बट एक्चुअल जो फादर है रिटर, रिटर जो है ये इकोलॉजी के फादर है। लेकिन इंडियन फादर की यदि हम बात करें तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है,
ये एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। प्रोफेसर कौन? रामदेव मिश्रा। कौन है बेटा ये? इंडियन फादर है इकोलॉजी के। ठीक है, अब यहाँ पे इकोलॉजी होता क्या है? तो इकोलॉजी की यदि हम बात करें तो एक इंटररिएक्शन, ठीक है। अब इंटररिएक्शंस भी कैसे? तो इंटररिएक्शंस मींस एक इंटर रिलेशनशिप किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स का और एक एनवायरनमेंट का, इनके बीच में या तो इंटररिएक्शन होना या इनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप होना, इसे हम कहते हैं इकोलॉजी। डेफिनेशन समझ में आ गया? इकोलॉजी में जो हम स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंटररिएक्शन या इंटर रिलेशनशिप इन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, क्या कहलाता है? इकोलॉजी। लिखना पड़ेगा या आगे बढ़े? समझे? अब देखिए, आप अलग अलग बुक रिफर करोगे तो बहुत सारे आपको अलग अलग टर्म्स मिलेंगे, ठीक है। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, जो डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो आप याद रखिए। आप बहुत सारी अलग अलग रेफरेंस बुक यूज करोगे, कुछ भी मिलेगा आपको, ठीक है। वीडियो पॉज नहीं हो रहा बेटा, मेरे साइड से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा आउटपुट भी सही चल रहा है। ओके, डेफिनेशन बताना है। स्टडी ऑफ इंटररिएक्शन, स्टडी ऑफ इंटररिएक्शन between organism and their environment, ये कहलाता है इकोलॉजी। इंक में ले लेता हूं थोड़ा सा, ये वाला कलर जो है लाइट चल रहा है। समझ गया बेटा तेजस्विनी? प्राची अभी सही है बेटा? चेक कर लो कि अभी भी वीडियो पॉज हो रहा है, अभी ओके है? डेफिनेशन समझ में आ गई? अभी हम लोग इकोलॉजी की ब्रांच कौन सी है और क्या है वो भी हम देख लेते हैं। कुछ डेटा बेटा जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलो अभी क्लियर है प्राची? ओके ग्रेट। तो क्या क्या देख लिया हमने? टर्म्स, फादर, इंडियन फादर, और इकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अभी यहाँ पे ये तो हमें समझ में आ गया। इसके बाद जो इकोलॉजी है इसकी टू ब्रांच है, वैसे देखा जाए तो मेन जो ब्रांच है, तो ब्रांच वो भी किसके बेस पर? बेस्ड ऑन, क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल। तो यहां पे हम लोग जो है क्या देख रहे हैं बेटा? ब्रांच ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। अब अलग अलग लेवल पे हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे इकोलॉजी की जो ब्रांच जो हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म लेवल। अब ये ऑर्गेनिज्म लेवल के बेस पे कैसे? तो पहले तो दो ब्रांच कौन सी है वो समझ लो। अब टू ब्रांच की यदि हम बात करें तो इसमें फर्स्ट जो ब्रांच है वो आता है क्या चीज बेटा? ऑर्टिकोलॉजी, और सेकंड जो आता है वो आता है सिनेकोलॉजी। ओके, क्या आएगा? ऑर्टिकोलॉजी, ये हो गया फर्स्ट। और सेकंड क्या है? सिनेकोलॉजी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और एक्चुअल होता क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ऑर्टिकोलॉजी में भी हम स्टडी कर रहे हैं इंटररिएक्शन, लेकिन वहां पे एक पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटररिएक्शन हो रहा है वो, और यहां पे हम क्या करेंगे? कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटररिएक्शन हो रहा है उसका स्टडी करेंगे। तो ऑर्टिकोलॉजी में क्या हो रहा है बेटा? स्टडी ऑफ इंटररिएक्शन ऑफ पॉपुलेशन विथ एनवायरनमेंट। तो ऑर्टिकोलॉजी में क्या हो रहा है बेटा? एक तो पॉपुलेशन आएंगी, पॉपुलेशन के साथ जो एनवायरनमेंट है ये आएगा, और इनके बीच में इनका जो इंटररिएक्शन हो रहा है, और ये जो इंटररिएक्शन है इसका जो हम स्टडी कर रहे हैं, इस स्टडी को ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया? ऑर्टिकोलॉजी समझा क्या होता है बेटा? इसी तरह से सिनेकोलॉजी की यदि हम बात करें तो सिनेकोलॉजी में क्या होगा बताइए? सिनेकोलॉजी क्या होगा? सिनेकोलॉजी जो है वहां पे आता है कम्युनिटी, कम्युनिटी और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटररिएक्शन होगा वो कहलाता है सिनेकोलॉजी। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोगों को याद रखना है।
यहां पे क्या हो रहा है, कम्युनिटी प्लस एनवायरमेंट, और इनके बीच में जो हो रहा है क्या चीज बेटा, इंटरेक्शन। और इसका यदि हम लोग स्टडी करेंगे तो इस स्टडी को क्या कहते हैं, सिनेकोलॉजी। ये दो टर्म है जो कि ब्रांच है, और इस तरह से हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म लेवल पे क्या देख लिए, स्टडी देख लिए। क्या पॉज हो रहा है बेटा वैष्णवी? बेटा मेरा वीडियो प्रॉपर चल रहा है क्या? बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे या पॉज हो रहा है वीडियो? सारी चीजें ओके है? बाकी लोगों के साथ बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स मेरे साइड से कोई इश्यू नहीं है। ओके, चलो किसी को प्रॉब्लम आया होगा तो ये मैंने बहुत बार रिवाइज करा दिया वैसे भी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लेवल पे टू ब्रांच है, इकोलॉजी की, ऑर्टिकोलॉजी, सिनेकोलॉजी। जब पॉपुलेशन एनवायरनमेंट इनका इंटरेक्शन उसकी स्टडी होगी तो ऑर्टिकोलॉजी, जब कम्युनिटी एनवायरनमेंट इनके बीच में इंटरेक्शन का स्टडी करेंगे तो सिनेकोलॉजी कहलाता है। अभी हम लोग इकोलॉजिकल हिरार्ची क्या होता है वो हम देख लेते हैं। इकोलॉजिकल हिरार्ची मींस, आपने जैसे कि जब आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे तो वहां पे टैक्सोनॉमी का स्टडी किए होंगे, ठीक है। और टैक्सोनॉमी की यदि हम लोग बात करें तो टैक्सोनॉमी जो होता है उसमें टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची होता है। तो टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची में हम लोगों ने किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, ये हम लोग देखे थे। तो वो उसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज किए थे, किस तरह से उसका कॉम्प्लेक्स लेवल आया था उस तरह से, ठीक है। तो एज इट इज यहां पर हम लोग इकोलॉजिकल हिरार्ची क्या होता है वो हम देखेंगे। क्या चीज, इकोलॉजिकल हिरार्ची। रेड नेटवर्क नहीं दिख रहा है बेटा वैष्णवी मेरे साइड से, वो नेटवर्क कुछ भी दिखे बट नेट स्पीड जो है सुपर फास्ट है, ठीक है। वो नेटवर्क तो कनेक्टिविटी से दिख रहा होगा बट नेट स्पीड सुपर फास्ट है, तो मेरे साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ओके, क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इकोलॉजिकल हिरार्ची। तो इकोलॉजिकल हिरार्ची यदि हम समझे तो इसका, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इकोलॉजिकल हिरार्ची का बेसिक यूनिट कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। तो इकोलॉजिकल हिरार्ची का स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो है एक ऑर्गेनिज्म। क्या है, एक ऑर्गेनिज्म। जब आपस में ऑर्गेनिजम्स जो है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में जब डिवाइड होंगे तो बहुत सारे जब ऑर्गेनिजम्स आपस में ज्वाइन होते हैं तब ये क्या बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन। जब पर्टिकुलर पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करेंगी, पॉपुलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक जिराफ है, ये दूसरा जिराफ है, ये तीसरा जिराफ है, ये चौथा जिराफ है, ये पांचवा जिराफ है। तो जिराफ जिराफ मिलकर के आपस में यहाँ पे ग्रुप ऑफ जिराफ हो गए, जो क्या हो गया, पॉपुलेशन। फिर जिराफ के बाद यहाँ पे क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल 1 2, क्रोकोडाइल 3, क्रोकोडाइल 4, क्रोकोडाइल 5। उसी के बाद ये जिराफ हो गया, इधर क्रोकोडाइल हो गया, इधर बर्ड्स हो गए, बहुत सारे बर्ड्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से देखो 1 2 3 बहुत सारी पॉपुलेशन जब आपस में ज्वाइन होंगी तो बहुत सारी पॉपुलेशन 1 2 3 पॉपुलेशन जो है ये क्या फॉर्म करती है बेटा, तो ये कहलाती है कम्युनिटी। क्या फॉर्म करेगा ये, कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये जो कम्युनिटी है मतलब इनको आपस में अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इनको इंटरेक्शन कैसे करना पड़ेगा, उनको लाइट चाहिए, उनको एयर चाहिए, उतना टेम्परेचर चाहिए अपना, ताकि वहां पे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाए। मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एक नॉन लिविंग थिंग। तो जब लिविंग और नॉन लिविंग मिलते हैं और उनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो क्या कहलाता है बताओ, जल्दी से बताओ। लिविंग और नॉन लिविंग जब आपस में ज्वाइन होता है तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है क्या कहलाता है, मालूम है किसी को? नहीं बेटा तेजस्विनी, बाकी लोग, वेरी गुड ईश्वरी, हम लोगों ने पढ़े भी है। क्या बन गया ये हो गया इकोसिस्टम।
है, बायोस्फीयर क्या है, ये भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो, तो जो भी प्रॉब्लम आया था वो सॉल्व हो गया। और इकोसिस्टम के बाद से जो प्रॉब्लम आई थी मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन कहलाएगा। जब बहुत सारी पॉपुलेशन 1 2 3 अलग अलग पॉपुलेशन आपस में ज्वाइन होती है और इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं। इनका इन्वायरमेंट के साथ मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। और ऐसे जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में जब ज्वाइन होते हैं तो क्या बनता है बेटा, बायोम। और ऐसे बहुत सारे बायोम से बायोस्फीयर बन गया। समझे? अब ये कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग इस पार्ट को समझने के लिए अपन एनसीईआरटी जो है अपना स्लाइड वहां पे आते हैं और समझते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो इकोलॉजी जो है क्या है, तो इकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन, क्या कह सकते हैं, फिजिकल बायोटिक मतलब अबायोटिक एनवायरनमेंट, मींस बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट या ऑर्गेनिजम्स थिंग्स, इनके बीच में जो इंटरेक्शंस हो रहा है उसका जो स्टडी है वो इकोलॉजी कहलाता है। और इकोलॉजी जो है कंसर्न होता है 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फर्स्ट आता है ऑर्गेनिजम्स, फिर उसके बाद आती है पॉपुलेशन, फिर आता है कम्युनिटी, और उसके बाद फिर आता है बायोम्स। ठीक है, तो कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं, बायोम्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका जो एनवायरमेंट्स है, यहां से हम लोगों का बेटा एनसीईआरटी का मेन चैप्टर चालू होता है। इसके पहले का जो भी पोर्शन दिया, कुछ पार्ट हम लोगों ने इवोल्यूशन में जो स्टडी किए हैं उसका कुछ पोर्शन दिया है, कुछ पार्ट जो हम लोगों ने लिविंग वर्ड्स में जो स्टडी किए हैं वो वाला पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पे इकोलॉजी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, मीन्स ऑर्गेनिजम्स और उनका एनवायरनमेंट कैसा है और उनके बीच में किस तरह से इंटरेक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, सबसे पहले तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी मीन्स क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये जो कंसेप्ट देखे, ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स। ऑर्गेनिजम्स के पहले भी यदि हम लोग यहाँ पे लेवल देखे तो वो स्टार्ट होता है कहाँ से बेटा, एक मॉलिक्यूलर लेवल से। तो मॉलिक्यूलर लेवल की यदि हम बात करेंगे तो हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद बायोमॉलिक्यूल जो है वो बताते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल जो हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आता है उसमें फिजियोलॉजी और फिर एक ऑर्गेनिजम्स आता है। तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म से तो उसमें फिजियोलॉजी होंगी, बट ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन और कम्युनिटी के साथ क्या लेना देना है, वो चीज जो हम पढ़ रहे हैं, तो वो वाला पोर्शन हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं, इकोलॉजी में। तो इकोलॉजी में भी बेटा कुछ कंसेप्ट जो है फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनिजम्स जो है उनके जो भी फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, वो इकोलॉजी लेवल पे भी होगा। तो इकोलॉजी जो एक ऑर्गेनिज्म लेवल पे जो हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो उसकी हम जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडाप्टेशन। तो एडाप्टेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें भूख लगी है या हमारा प्रॉपर्ली डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कुछ अफेक्ट होता है। तो ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के टर्म में वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं और किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। डिफरेंट टाइप के आप देखिए हैबिटेट में रहने वाले डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स और उनका एडाप्टेशन, उनका सर्वाइवल डिफरेंट रहेगा। ओके, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जो अर्थ है, अर्थ ये जो रोटेट हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे पहले तो ये सन है और सन के चारों तरफ जब अर्थ रोटेट हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सीजनल वेरिएशन आएंगे, एक साइड डे रहेगा तो एक साइड नाइट रहेंगी। समझ रहे हो? तो इसकी वजह से बेटा टेम्परेचर और सीजन में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे, और यही रीजन है जो कि एक बायोम्स को फॉर्म करते हैं। और बायोम्स जो है बेटा डेजर्ट हो सकता है, रेन फॉरेस्ट हो सकता है, टुंड्रा, ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। और इसका जो फॉर्मेशन है और साथ ही साथ जो प्रेसिपिटेशंस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जब बायोम्स जो है वो आगे चल के बायोस्फीयर को बनाते हैं।
तो आप देखो बेटा, डेजर्ट की आप बात कर लो, रेन फॉरेस्ट हो गया, या फिर ये टुंड्रा देख रहे हो, तो रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो है बेटा, उसमें रेन और स्नो दोनों भी आता है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन में रेन एंड स्नो दोनों भी आता है। तो रीजनल और लोकल वेरिएशंस यदि बायोम में होगा, तो इसकी वजह से बेटा ये फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप की हैबिटेट। ये जो फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, डिफरेंट टाइप की हैबिटेट जो है फॉर्म होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोम्स को हम समझते हैं। ठीक है, बायोम्स का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो वापस से हम लोग आते हैं, स्क्रीनशॉट लेना था, ले लो बेटा स्क्रीनशॉट जल्दी से। यहाँ पे किस तरह से चेंजेस आ रहा है और कैसे यहाँ पे बायोम का फॉर्मेशन हो रहा है वो हम देखेंगे। हो गया, डन। तो अब देखिए यहाँ पे एक साइड टेम्परेचर और दूसरे साइड बेटा एनुअल प्रेसिपिटेशन मींस रेनिंग, रेनफॉल को हम कह रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कौन से एरिया में कितना बारिश हो रहा है और कौन से एरिया में बारिश के अकॉर्डिंग किस तरह से यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कौन सा बायोम्स प्रेजेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थोड़ा सा इस डायग्राम को समझ लो, इस डायग्राम के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होगा, रेनफॉल, जो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये आता है। और इधर साइड बेटा टेम्परेचर को बताया है, 0 से स्टार्ट होता है, फाइनली फिर 10 20 50 इस तरह से वो कंटिन्यूअसली आगे तक के उसको लेके गया हुआ है। ठीक है, तो वो क्या चीज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर और इधर साइड हमारा जो है क्या है, प्रेसिपिटेशन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें जो 0 है, ये एक्चुअली यहाँ पे 0 नहीं आएगा, 0 जो है मीन्स यहाँ पे 0 यहाँ कहीं दिया है इसमें, तो 0 से इधर जो है ये माइनस वाली रेंज है, -5 -10 -15 -20 इस तरह से, इधर 50 100 उसके बाद फिर 150 फिर 200 250 300 इस तरह से इधर साइड रेनफॉल को और इधर साइड जो है टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया है। तो अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे कम जो प्रेसिपिटेशन है और सबसे कम टेम्परेचर जो है वो वहां पे मतलब कौन सा बायोम लोकेटेड है, ये वाला जो एरिया है। तो ये वाला एरिया जो होता है बेटा, यहाँ पे आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जो है प्रेजेंट होता है। क्या चीज, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, ART लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा जो है कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये बायोम जो है यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत कम होगा, माइनस में होगा टेम्परेचर, और साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होगी। ठीक है, लेकिन ये चीज हम डेजर्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हो डेजर्ट में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, मीन्स डेजर्ट जो है कुछ इस तरह से यहाँ पे लोकेटेड है, बारिश तो हो नहीं रही है वहां पर लेकिन टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। लेकिन एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात करें तो एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कुछ यहाँ पर होता है जिसमें बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर भी हाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। समझ रहे हो, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद एक कोन के समान एक स्ट्रक्चर है बेटा जिसको हम कॉनिकल फॉरेस्ट कहते हैं। तो कॉनिकल फॉरेस्ट जो है मीडियम रेंज पे है, बारिश ना तो ज्यादा है ना तो कम है, और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा और बहुत कम नहीं है। हाँ, लेकिन एक ग्रासलैंड की हम बात करें तो एक बायोम यहाँ पर प्रेजेंट है जिसमें बारिश तो मतलब रेनफॉल कम है बट टेम्परेचर वहां पर भी बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है क्या है, कितना हो रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आप लोगों को ये जो दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए एक साइड टेम्परेचर यदि हाई है और लो रेनफॉल है तो ये जो है यहाँ पे डेजर्ट आ रहा है। समझ गया बेटा, तो इस तरह से यहाँ पे जैसे कि कोनिफर फॉरेस्ट की हम बात करें तो पाइनस जो ट्री है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो कहाँ पे हो रही है बेटा, सबसे ज्यादा ग्रोथ ये ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है यहाँ पे ज्यादा होंगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर भी ज्यादा है, रेनफॉल भी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा मतलब लाइट भी हो सकता है ज्यादा होगा, तो यहाँ पे ग्रोथ रेट और प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये वाला ग्राफ समझ में आ गया सभी लोगों को? यस, तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। ओके, अब थोड़ा सा एग्जाम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, एग्जैक्ट जो डेटा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली डेटा होता है बेटा। देखो ये कितना होगा,
नियर अबाउट ये 25 के आसपास होगा, 25 से लेकर के 125, तो 25 से लेके 125 यहाँ पे प्रेसिपिटेशन है, रेनफॉल है। और टेम्परेचर कितना आ रहा है बेटा, टेम्परेचर नियर अबाउट 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस ऐसा। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा में टेम्परेचर और रेनफॉल कितना होगा, या फिर ऐसा भी दे सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और 25 से 125 रेनफॉल जो है सेंटीमीटर में, ये किसमें होता है। तो ऐसे आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर आपको फाइंड करना है कि कहां पर आ रहा है। समझे, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, समझ में आ गया सभी लोगों को बेटा। तो ऐसे आपको ये अपने लेवल पे इसके क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, तो चलो कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। ये वाला ग्राफ सभी लोगों को समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट इसमें आएंगे अभी हम लोग। और यहाँ पे देखिए बेटा, जो रीजनल और लोकल वेरिएशंस जो हो रहे हैं, क्या चीज, रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस, कहाँ पे, कोई भी एक बायोम की यदि हम बात करें तो इससे फॉर्म हो रहा है वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स बेटा जो हमारे इंडिया में जो बायोम्स है उसके एग्जांपल्स में नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को डिस्प्ले कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो जनरली जैसे हमारे एक प्लानेट हम देखें, ऑन द प्लानेट अर्थ, तो लाइफ जो है बेटा, हम ये नहीं कह सकते कि जहां पे फेवरेबल हैबिटेट है वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करेंगी। बेटा लाइफ तो कई एक्सट्रीम ऐसे सिचुएशन, जैसे हार्श हैबिटेट हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कह लो, ठीक है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, वहां पर भी बेटा लाइफ जो है वो देखने को मिलती है। समझे, तो ये देखो कुछ बायोम्स जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जिसमें फर्स्ट आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये राजस्थान डेजर्ट है, और ये रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट है। तो लाइफ जो है बेटा एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट में भी जो है लाई कर रही है, और जो भी सीजनल और लोकल वेरिएशंस बायोम में हो रहे हैं उससे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स जो है ये फॉर्म हुए हैं। ओके, तो ये डायग्राम और इस पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो आप देख रहे हो डीप ओशियन टेंटिकल्स, और ये है, साथ ही साथ टोरेंशियल स्ट्रीम्स की यदि बात करें तो ये हो गई, ये भी बायोम है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है बेटा पर, क्या है, परमाफ्रॉस्ट, स्नो लेडन कहते हैं, पोलर रीजन। ठीक है, उसी के साथ साथ हाई माउंटेन टॉप्स। फिर आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट दिखाई दे रहा है बेटा थर्मल स्प्रिंग्स हैं, कंपोस्ट पिट्स, ये सारे जो है, इवन बेटा हमारा जो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन तो हम लोगों ने पढ़े हैं, तो इंटेस्टाइन में भी जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हम ऐसा नहीं कह सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां पे प्रेजेंट है, मींस लाइफ है एवरी, हर टाइप, हर जगह पे जो है इस तरह से, ये जो हो गया बेटा हमारे बायोम्स, और जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। ओके, तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है बेटा, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे ये डेजर्ट देख रहे हो, डेजर्ट के साथ ही साथ सी कॉस्ट है ये, और ये डेसिडस फॉरेस्ट है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में एज इट इज पिक्चर्स को लेकर के डायग्राम जो है पूछा जा सकता है। हाँ, वॉर्म भी ग्रो कर सकते हैं इंटेस्टाइन में, वेरी गुड। चलो, तो अभी हम ऑर्गेनिजम्स का बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है ये हम देखेंगे। तो देखिए बेटा, सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक डेजर्ट फॉर्म हो गया तो वहां पे एक टेम्परेचर की बात कर लो तो डेजर्ट फॉर्म हो जाएगा, नहीं बेटा, टेम्परेचर चाहिए चाहिए, टेम्परेचर के साथ ही साथ लाइट भी चाहिए, लाइट के साथ ही साथ वाटर भी चाहिए, लेकिन सिर्फ लाइट वाटर टेम्परेचर से लाइफ बनेगी क्या, नहीं। इसी के साथ साथ ये तो अबायोटिक कंपोनेंट हो गए, तो अबायोटिक के साथ ही साथ बायोटिक कंपोनेंट जो है ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, तब जाके एक लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे फिजिको केमिकल मीन्स अबायोटिक कंपोनेंट जो है, जिसमें वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल ये आ रही है। और बायोटिक कंपोनेंट जैसे पैथोजन हो सकता है, पैरासाइट, प्रीडेटर, कॉम्पिटिटर। ठीक है, इनकी वजह से एक डिफरेंट हैबिटेट में वेरिएशंस आएंगे, इनके बीच में कंपटीशन होगा, कंपटीशन के बाद जो जीता हुआ सिकंदर, पढ़े हम लोगों ने इवोल्यूशन में। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हम लोगों ने पढ़े बेटा। तो यहाँ पे नेचर किसे सिलेक्ट कर रहा है, जो
नेचर के अकॉर्डिंग जिसने अपने आप को ढाल लिया, यदि आप रोते रहते, आपके जैसे कई स्टूडेंट रो रहे हैं, कोरोना या लॉकडाउन लग गया और ऑनलाइन से हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो वो लोग आज भी रो रहे हैं। उनका रिजल्ट और उनका स्टडी तो फिर कोई कुछ नहीं बता सकता, वो खुद भी नहीं जानते क्या होने वाला है। लेकिन आप लोगों ने जो चेंज है, जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम हम कहते हैं, तो जिसने नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को बदला, वो लाइफ में रियल में बहुत आगे जाएगा। समझ गए? चलो, तो अभी देखिए इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आप लोगों को जो समझा रहा था, तो इसमें क्या चीज है बेटा, जो रोल है, अभी हम एक डेफिनेशन देखने वाले हैं नाइस की। कुछ लोग इसे नाइस और कुछ लोग इसे नीस पढ़ते हैं। नीस मतलब एक जो पोजीशन किसी भी ऑर्गेनिज्म, जैसे ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रह रहा है, तो इसका खुद का अपना एक पोजीशन है, उसका रोल है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट के साथ वो अपने आप को इंटरेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं तो उसको क्या है, ये टॉलरेट भी कर पा रहा है, और वहां पे जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज भी कर पा रहा है। ये कहलाता है नीस। इसको सिंपल फॉर्म में मैंने सेकंड स्लाइड में लिखा हूं। देखिए, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम यदि हम देखें तो किस तरह से, एक तो वो उस कंडीशन को टॉलरेट कर पा रहा है, जो भी वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस वहां पे आ रही है, टॉलरेट कर पा रहा है, जो रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज कर रहा है, और उसका एक्चुअल जो फंक्शनल रोल, उसका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, तो उसका प्रोफेशन वहां पे क्या है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम में इन सब को मिलाकर जो है क्या कहते हैं बेटा, नाइस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये वाला पार्ट समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को अबायोटिक फैक्टर्स जो है इसका स्टडी करना है, और न्यू डे से ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। मीन्स कल टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉयल, ये किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक एनवायरनमेंट में, ये हम लोग देखेंगे। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले से मार्क कर दिया, ताकि बाद में हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट फिर हम फाइनली नेक्स्ट इसमें ही देखते हैं। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया बेटा? रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ओके, चलो, तो 10 मिनट है, किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज फाइनली सारा पोर्शन हम लोग अपना नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके, आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग लेक्चर्स को मैंने मॉडिफाई किया, बोर्ड एंड पीपीटी की हेल्प से जो है डेटा में आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, और आपके इसी सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। फाइनली ये चैप्टर हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि आप लोगों को रिवीजन के लिए भी टाइम मिले, और जो रिमेनिंग जो चैप्टर्स आप लोगों के रह गए हैं उसको भी कंप्लीट हम कर पाए। ओके, मुझे बेटा रिस्पॉन्स करो। हेलो।